वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ रुचिका ट्यूटोरियल्स। गाइस, जो मैंने लास्ट अपना वीडियो फंडामेंटल राइट्स पे बनाया था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं अपना फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मेरी अर्लियर वीडियो के अंदर मैंने जब फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों ये फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों को हमारा संविधान का हिस्सा बनाया और कितने हमारे पास अभी मौलिक अधिकार हैं, उनमें से इनिशियली कितने थे, फिर एक पहले इनिशियली 7 थे, फिर वो 6 हो गए और जो एक हमारा मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट जो हमारा हटा, उसे अब लीगल राइट्स बना दिया है। सो ये एक ब्रीफ लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की। जैसे आप जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हमें धार्मिक स्वतंत्रता, भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, स्पेशली ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 29 से 30, और संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 22 से 35। तो ये जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के थ्रू मिलते हैं और इनका प्रोटेक्शन, इन फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट करता है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हमारे संविधान का संरक्षण है, हमारे गार्जियन है, प्रोटेक्टर है, और वो फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्ट करता है। और इन केस अगर कभी भी हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का ऐसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से वॉयलेट होता है या हनन होता है तो उसके अगेंस्ट जो याचिका होती है, रिट्स होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही डाली जाती हैं। उनमें ही ये इन केसेस की सुनवाई होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट, जो फर्स्ट राइट है उसे बोलेंगे राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। मैंने अपने इस वीडियो में ये कोशिश करी है कि ऑल्दो मेरा कंटेंट आपको इंग्लिश में विजिबल हो रहा है, लेकिन मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो दोनों ही लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो मैटर नो डाउट आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन जब आप मेरा वीडियो साइलेंटली वॉच करेंगे तो उसके अंदर आपको मेरा जो वॉइस है, मैं दोनों ही लैंग्वेज के अंदर उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है, इसमें जो 5 आर्टिकल्स हैं, ये अपनी हर एक आर्टिकल में एक अलग अलग बात की जा रही है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 की हम बात करें तो वो कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का है, ये कंसेप्ट ब्रिटेन से आया है, बिकॉज ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पर ये कंसेप्ट है कि हर कोई कानून के सामने समान है। द सेम विद द अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सबको कानून के सामने इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ मिला करके इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सब कानून के समान, जो भारतीय नागरिक हैं वो सब नागरिक बिना कोई भेदभाव के कानून के समकक्ष समान है। अगर किसी एक ने गलती करी है और उसका जो उसने अपराध किया है वो साबित हो जाता है तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो किसी दूसरे को मिला है, भले वो कितनी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो। मतलब अगर एक रिच आदमी ने जो क्राइम कंडक्ट किया है और वही क्राइम एक पुअर आदमी ने कंडक्ट किया है, दोनों के चार्जेस सेम हैं और प्रूफ हो जाएंगे, दोनों का पनिशमेंट सेम होगा। तो वो पहली बात करता है कि लॉ के समान, विधि के समकक्ष सब भारतीय एक हैं और सबका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ मतलब विधि सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। कोई भेदभाव किसी के नाम पे किसी से विधि नहीं करेगा। मतलब विधि मतलब कानून, यहाँ विधि का मतलब जा रहा है कानून से, जो कानून बना रही है हमारी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और उसको मॉनिटर कर रहा है हमारा न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। अब अनुच्छेद 15 अब आर्टिकल 15 कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, भारतीयों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो भेदभाव का ग्राउंड होगा कि जो राज्य होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने अर्लियर जो फंडामेंटल राइट का मेरा वीडियो था उसके अंदर अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा समझाई थी कि राज्य क्या होता है। तो जो राज्य होता है वो अपने नागरिकों के साथ जाति, वंश, धर्म,
लिंग और जन्म स्थान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए सब इक्वल हैं। लेकिन ये राज्य की ड्यूटी होती है कि अगर सपोज़ वुमन हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेंस की कंडीशन बैकवर्ड है, पीछे की तरफ है, पिछड़ी हुई है, तो उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना तो वो इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए वर्क करना वो इस आर्टिकल में इंक्लूड नहीं होगा। और उसके साथ अगर वो कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस निकालती हैं, तो वो इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। केवल राज्य ये देखता है कि जो आपस में नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन पर जाति, वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 कहता है समान इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समान अवसर मिलेंगे, समान नौकरियों के अंदर समान अवसर की बात करता है। और यहाँ भी ये कहता है कि किसी भारतीय नागरिकों को धर्म, लिंग, जन्म स्थान, संप्रदाय के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में ऐसा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एसटी हैं, जो एससी हैं, उनको रेगुलर रन में लाने के लिए सोसाइटी में समान तबका देने के लिए रिजर्वेशंस की बात है, जो इसमें नहीं इंक्लूड होती है। आर्टिकल 17 साफ साफ बात करता है छुआछूत को ख़त्म करने की। छुआछूत की एक मुहिम महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता अभियान के समय चलाई थी, क्योंकि हमारा जो भारत समाज था उस समय के छुआछूत के दंश से जकड़ा हुआ था। लोगों में बहुत ज़्यादा छुआछूत को वो लोग फॉलो करते थे, उनको एक अलग से सोसाइटी देते थे रहने के लिए, वो वहीं रहेंगे, उनकी हर चीज़ एकदम सेपरेट थी, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ऑलवेज इस अनटचेबिलिटी, इस छुआछूत के खिलाफ थे। और इसी बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान में हिस्सा बनाया और एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद 17 रेडी कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि छुआछूत का अब हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। अगर कोई भी छुआछूत को फॉलो करेगा तो उसको एक अपराध माना जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 18 बात करता है एबोल्यूशंस ऑफ टाइटल। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब ये को अगर हम देखें तो जो हम मिलिट्री के अंदर किसी को डिग्रीज मिलते हैं, कमांडर, चीफ कमांडर, वो इसमें नहीं आते, या कोई अवार्ड मिल रहे हैं वो इसमें नहीं आते। सपोज़ प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिए, पद्म श्री, पद्म विभूषण दिए, वो इसमें नहीं आते। टाइटल्स का एक्चुअली हमारे जो, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत लंबे टाइम तक कॉलोनी का रूल दिया है, और कॉलोनीज़ में एक ऐसी थी कि जो रूलर, जो किंग उनके फेवर में है, वो उसको राय बहादुर, राजा साहब, दीवान साहब, इस तरह से टाइटल दे के सम्मानित किया करते थे। जब ये टाइटल किसी एक इंसान को मिल जाता है तो अपने को बहुत डिग्निफाइड फील करता है कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं एकदम अलग ही रहूँगा। और वो इक्वल सबको अपना मानता नहीं है। हमने संघर्ष किया, हम स्वतंत्रता के लिए हम लोग बहुत संघर्षशील रहे, संघर्ष किया, और जब हम स्वतंत्र हो गए तो इस चीज़ को सोचा गया जब संविधान निर्माण बनाया जा रहा था। और ये जो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है कि इस तरह का टाइटल कि राय बहादुर, बाज बहादुर, महाराजाधिराज, दीवाने खास, दीवाने साहब, इस तरह के टाइटल्स अब नहीं दिए जाएंगे। बिकॉज भले वो रिच हो या भले वो नॉर्मल हो, सब इक्वल हैं लॉ के समक्ष। तो टाइटल्स, इस तरह के टाइटल्स का अबॉलिशन किया। ऑल्दो जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, जो मिलिट्री से मिलते हैं, जो एजुकेशन के अंदर अवार्ड्स मिलते हैं, वो इससे लिंकअप नहीं है। वो आदमी को, वो हर पर्सन को अपने टैलेंट के हिसाब से दिए जाते हैं। अगेन सेकंड फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहे तो हमारे लिए स्वतंत्रता बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि हमने बहुत लंबा स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध झेला। बहुत सारे लोगों ने इसमें वीर गति प्राप्त करी, और पता नहीं कितने लोगों के अचूक साहस का ही परिणाम था हमारी स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 को कवर करता है। अब अनुच्छेद 19 के अंदर हम बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान हम लोगों को 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है भारत के नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भाषण और विचारों की अभिव्यक्ति है, वो भाषण दे सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उस सीमा तक कि वो किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीफ को, सोशल बिलीव्स को हर्ट ना करे। दूसरी बात कह रहा है कि वो फ्रीडम टू असेंबली मतलब अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं भारतीय नागरिक, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी सम्मेलन यात्रा निकाल सकते हैं, या कुछ प्रचार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी की सुरक्षा को हानि नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड आज़ादी मिली है, थर्ड स्वतंत्रता मिली है, वो है कि कोई भी तरह का समुदाय या संघ बना सकता है,
नागरिक, भारतीय नागरिक या वो किसी भी समुदाय या संघ का मेंबर बन सकता है। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमने की आज़ादी, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। तो इंडिया के अंदर वो कहीं भी घूम सकता है। इस तरह के मूवमेंट्स को दो होते हैं, एक तो इंटरनल मूवमेंट, एक एक्सटर्नल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट मतलब आंतरिक भ्रमण, मतलब आप उसी एरिया, उसी राज्य के अंदर घूम रहे हो, और बाहरी भ्रमण मतलब आप उस राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य या राज्य का मतलब हमारे देश से और हमारे भारत के अंदर यहाँ जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भारत देश इंटरनल मूवमेंट की बात कर रहा है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मतलब कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जो भारत का नागरिक है वो किसी भी स्थान पे स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। फिर राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय या कोई भी कारोबार करने की आज़ादी। ये भारतीय नागरिकों को इंडिपेंडेंस है, इसको राज्य सरकार बाधित नहीं कर रही कि आप यही कार्य करो। जो उसका मन होगा वो वही व्यवसाय अपनाएगा और वो उसी का ही कार्य करेगा। अब हम देखें राइट टू फ्रीडम के अंदर, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 19, अब बात हो रही अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। उसमें वो बात कर रहा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब प्राण और मतलब अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जा रहा है। अनुच्छेद 20 बात कर रहा है कि अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जा रहा है, और वो कह रहा है इसमें अपने 3 क्लॉज हैं, 20A, 20B, 20C। 20A ये कह रहा है कि भारत का नागरिक है या नहीं है, उसको जब तक अपराध का दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक उसने कोई मतलब उसको जब तक दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, बिना आप उसके बिना कोई क्राइम करे उसको पनिश नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20A यह कहता है। 20B ये कहता है कि किसी अपराधी को अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। सपोज उसने अपने बहुत सारे अपराध करे तो पहले जो फर्स्ट है उसके लिए उसको दंडित दिया जाएगा। जब वो अपने अपराध का दंड पूरा कर लेगा देन उसको सेकंड अपराध, एट अ टाइम उसको एक साथ 2 अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। और 20C ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं कर सकते पुलिस या सरकार। कि उसको ये नहीं कह सकते फोर्सफुली कि तुम खुद के खिलाफ ही गवाही दो, उसका मन होगा वो ही कहेगा, वो ही करेगा। तो जो अनुच्छेद 20 है वो बात अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा है, और इस संरक्षण की जो बात हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। जब इमरजेंसी भी लगती है हमारे इंडिया के अंदर तब भी ये अनुच्छेद कैंसिल नहीं होता है, इस पर पाबंदी नहीं लगती। अनुच्छेद 21 कह रहा है, अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण और देही स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये बात करता है ये बात करता है कि एक आदमी की स्वतंत्रता की, कि अगर उस कोई प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर अगर उसका क्राइम डिटरमाइन हो गया है देन ओनली ही उसको उसका भागीदार मान के उसको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद फिर आर्टिकल 21 ये एक 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। इसमें बात करें राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, और यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को अधिकार है कि वो स्कूलों में जाकर अपनी शिक्षा हासिल करें। अनुच्छेद जो 20 और अनुच्छेद 21 हैं ये दोनों ही अनुच्छेद इमरजेंसी के अंदर भी कैंसिल नहीं होते हैं। फिर अनुच्छेद 22 कहता है बंदीकरण की स्थिति के अंदर कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सपोज किसी को बंदी बना लिया है तो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, उस समय कोर्ट कैसे उसको प्रोटेक्शन देगा। तो इसमें किया है कि जब उस आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहले बताएंगे कि उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है, वो कौन से बैकग्राउंड से कि उस आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है। उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसको आज़ादी होती है कि वो अपने पसंद का कोई भी लॉयर या किसी को भी विचार विमर्श के लिए बुला सकता है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो कई बार होता है कि हम सुनते हैं कि किसी को अनयूजली अरेस्ट कर लिया, हैरेसमेंट दे दिया, तो वहाँ ये अनुच्छेद 22 लोगों को प्रोटेक्ट करता है।
देन थर्ड फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बात करता है देश के समस्त नागरिकों को कि वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनको न्याय मिले। वो जो आदमियों का क्रय विक्रय होता है, जो बच्चों को पकड़ के किडनैप करके कहीं बेच देते हैं, बाल मजदूरी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए इस आर्टिकल को यूज़ किया था। तो आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 ये कहता है कि व्यक्तियों का क्रय विक्रय कंप्लीट बंद हो गया, और आप जो बच्चों को फोर्स लेबर करवाते हो बच्चों के साथ, उसको कंप्लीट निषेध कर दिया गया है। मतलब प्रोहिबिटेट कर रहा है ये ह्यूमन ट्रैकिंग, मतलब व्यक्तियों का क्रय विक्रय, और फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती जो मजबूरी कराई जाती है वो। आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्रीज़ में, माइंस में आप काम नहीं करा सकते, उससे ऐसा कोई कठोर काम नहीं करवा सकते जो उस 14 वर्ष से कम बच्चे की स्वास्थ्य के ऊपर असर डाले। आज का मैंने अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट जो 3 फंडामेंटल राइट्स है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। होप मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से कि आपको मेरे वीडियो के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर हो। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।